सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के बारे में। किसके बारे में? C4 साइकिल, ठीक है ना। तो C4 साइकिल को हैच एंड स्लैग पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इस डायरेक्ट आप याद रखेंगे इसको कि C4 साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम हैच एंड स्लैग पाथवे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो कह रहे कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन शुगर केन, ठीक है ना, एक मोनोकॉट का मेंबर है। तो शुगर केन के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वो तीन कार्बन का ना होके यहाँ पे 4 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड तैयार होता है, जिसे हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, मतलब डार्क रिएक्शन में, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में हमने बात किया कि वहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था वो 3 कार्बन कंपाउंड था। कितना कार्बन? 3 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है, जिसे हमने फास्फोग्लिसरिक एसिड नाम दिया था। तो शुगर केन के केस में कह रहे हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड ना बन के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसके पास कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, वो डार्क रिएक्शन में सिंथेसाइज हुआ, ठीक है ना। बाद में C4 साइकिल की जो डिटेल स्टडी हुई वो शुगर केन और मेज के अंदर, ठीक है ना, डिटेल स्टडी हुई। ये दोनों ध्यान रखना थोड़ा सा इसको, ये दोनों कह रहे हैं शुगर केन मेज ग्रेमिनी मोनोकॉट की एक फैमिली, जिसे हम लोग ग्रेमिनी के नाम से, पोएसी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसी फैमिली के ये मेंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्रांज एनाटमी का जो पाया जाना है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? C4 प्लांट का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रांज एनाटमी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो क्या नाम बताना है? C4 प्लांट, ठीक है ना। तो क्रांज एनाटमी में बेसिकली होता क्या है, तो बोल रहे हैं ग्रीन बंडल शीथ सेल इज प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो जैसे वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं वेस्कुलर बंडल के अंदर हम जाइलम फ्लोएम दोनों को बोलते हैं, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम को सराउंड करता हुआ कह रहे हैं कि एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बंडल शीथ सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंडल शीथ सेल, ठीक है ना। तो एक्चुअल में बंडल यानी वेस्कुलर बंडल, शीथ मतलब कवरिंग, ठीक है ना। यानी वेस्कुलर बंडल को कवर करती हुई एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बंडल शीथ सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो क्रांज टर्म है, इसका मतलब होता है, क्रांज टर्म का मतलब होता है विड्थ से, किससे? ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 तरीके का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। देखिए, जैसे मेसोफिल सेल जो है वो तो कॉमन है, मेसोफिल सेल तो यहाँ भी प्रेजेंट होता है। तो मेसोफिल सेल के अलावा C4 प्लांट ग्रुप के अंदर एक जाइलम फ्लोएम को सराउंड करती हुई स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बंडल शीथ सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बंडल मतलब वेस्कुलर बंडल, शीथ मतलब कवरिंग, मतलब वेस्कुलर बंडल की कवरिंग वाली सेल, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट है, देखिए यहाँ पे डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कैसा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? डाईमॉर्फिक। तो डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब है? डाई मतलब होता है दो, एंड मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, यानी 2 तरीके के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। देखिए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बंडल शीथ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कैसा, उसकी सेल कैसी होती है? उसकी सेल बड़ी होती है, ठीक है ना।
और ध्यान में रखना है, यहाँ पे ग्रेना एब्सेंट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ग्रेना एब्सेंट होता है। तो इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट को नाम दिया जाता है ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम दिया गया? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर ग्रेना नहीं है, ठीक है ना। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसे आपको दिमाग में रखना है। दूसरी सेल है जिसको हम लोग मेसोफिल सेल बोल रहे हैं। तो मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कह रहे हैं स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है ना, और इसके पास ग्रेना प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के क्लोरोप्लास्ट को नाम दिया गया ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। यानी C4 प्लांट जो ये डाईमॉर्फ का क्या मतलब है, यहाँ पे दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट है। एक को हमने ए ग्रेनल बोला, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे को क्या नाम दिया? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसी को हमने क्या नाम दिया है? इसी को हमने नाम दिया है डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलेगा, तो क्या जवाब देना है? डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आपको C4 प्लांट ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा। और डाईमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब है, यानी ऐसा कह रहे हैं ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें दो अलग अलग तरीके के क्लोरोप्लास्ट होंगे। एक ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसके पास ग्रेना नहीं है, उसको हमने ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। एक दूसरा क्लोरोप्लास्ट जिसके पास ग्रेना प्रेजेंट है, उसको हमने क्या नाम दिया? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है हमने कि रूबिस्को प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल, रूबिस्को प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल वाइल पेपकेज इन मेसोफिल सेल। तो ये पॉइंट या इसके आगे की जो भी करें इंफॉर्मेशन है या टेक्निकलिटी है, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा रूबिस्को के बारे में बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, रूबिस्को क्या है? एक एंजाइम है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है? रूबिस्को एक एंजाइम है, ठीक है ना। और रूबिस्को का अगर आप नाम देखने की कोशिश करेंगे ना, तो रूबिस्को का पूरा नाम होता है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस, ठीक है ना। यानी रूबिस्को जो है उसके पास कह रहे हैं कि उसके पास डुअल एक्टिविटी है। पहला है कार्बोक्सिलेशन की, बोलिए, दूसरा है ऑक्सीजनेशन की। मतलब क्या है? अब इसको देखिए, जैसे मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा रूबिस्को एंजाइम है। ये क्या है? हमारा रूबिस्को एंजाइम। तो रूबिस्को एंजाइम जो है उसके पास डबल एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। मान लें इसको थोड़ी देर के लिए हम बोल रहे हैं एक्टिव साइट ए, और इसको बोल रहे हैं एक्टिव साइट बी, ठीक है ना। तो एक्टिव साइट क्या होते हैं? ठीक है, एक्टिव साइट मतलब कह रहे हैं कि एंजाइम का वो पार्ट जहाँ से सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, ठीक है ना। तो इसके पास कह रहा है कि जो रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को का नाम में आपको देखने को मिल रहा है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस, ठीक है ना। मतलब ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब कह रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक एक्टिव साइट से ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से कह रहे हैं दूसरे से ये ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इसको ध्यान थोड़ा सा रखना है कायदे से। नॉर्मल कंडीशन का यहाँ पे मीनिंग ये है कि अगर कह रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर डोमिनेट करता है ऑक्सीजन पे,
ठीक है ना। पहली शर्त है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, इस कंडीशन में रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन को प्रेफर करता है। रूबिस्को किसको प्रेफर करता है? कार्बोक्सिलेशन को प्रेफर करता है। और अगर कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन डोमिनेट कर गया कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, अगर ऑक्सीजन डोमिनेट कर गया कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, तो यही रूबिस्को क्या करता है? ऑक्सीजन को जोड़ने लगता है। यानी रूबिस्को की जो एक्टिविटी है वो कैसी एक्टिविटी दिखाने लगता है? ऑक्सीजनेज टाइप एक्टिविटी, ठीक है ना। और जब भी कह रहे हैं कि जब रूबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड करना शुरू करता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे C3 साइकिल का जो ऑपरेशन है वो बंद हो जाता है। C3 साइकिल का ऑपरेशन बंद हो जाता है। एक दूसरी साइकिल यहाँ पे ऑपरेट होती है जिसको हम लोग C2 साइकिल या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है ना। तो अब ये जो फोटो रेस्पायरेशन है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी बात आपसे कर ले रहे हैं। बाद में हम इसके बारे में डिटेल एक पूरा वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो फोटो रेस्पायरेशन को क्या याद रखना है? फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस है। तो इस वेस्टफुल प्रोसेस को ये जो C4 प्लांट ग्रुप हैं वो प्रेफर नहीं करते। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो C4 प्लांट हैं वो फोटो रेस्पायरेशन को नहीं होने देते। C4 प्लांट ग्रुप के अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। जबकि कह रहे हैं कि C3 में फोटो रेस्पायरेशन इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो जब कह रहे हैं जब C3 से C4 का एवोल्यूशन हुआ, C3 से जब C4 प्लांट ग्रुप का एवोल्यूशन हुआ, तो C4 के अंदर आपको फोटो रेस्पायरेशन देखने को नहीं मिलता है। अब उसके पीछे का रीजन असली क्या है वो अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि C3 प्लांट ग्रुप जो हैं उनमें फोटो रेस्पायरेशन पॉसिबल है, जबकि C4 फोटो रेस्पायरेशन नहीं, ठीक है ना। C4 प्लांट ग्रुप फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है ना, नहीं करते हैं, ठीक। तो ये ज़रूरी बात है, आपको थोड़ा सा रूबिस्को की ये जो एक्टिविटी है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि रूबिस्को जो है वो एक एंजाइम है जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब जो रूबिस्को एंजाइम है उसके पास 2 एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है, वो ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है। नॉर्मल कंडीशन में जब भी कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से डोमिनेट करेगा, उस कंडीशन में रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन को प्रेफर करता है। और अगर कभी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डोमिनेट कर गया किसके ऊपर? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, उस कंडीशन में रूबिस्को जो है, ठीक है ना, वो रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाने लगता है, बोलिए, ठीक है ना। और रूबिस्को जब ऑक्सीजन को बाइंड करना शुरू करता है तो C3 साइकिल बंद हो जाती है, ठीक है ना। C3 साइकिल बंद होके एक दूसरी साइकिल ऑपरेट होने लग जाती है जिसको हम लोग C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। फोटो रेस्पायरेशन कौन से प्लांट ग्रुप में देखने को मिलता है? तो C3 प्लांट ग्रुप में देखने को मिलता है। फोटो रेस्पायरेशन C4 के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, फिर ये आगे का जो भी हमारा बात है वो हम क्लियर कट समझ पाएंगे ना। देखो लिख रहे हैं कि रूबिस्को जो है अगर C3 प्लांट ग्रुप होता, बोलिए, अगर C3 प्लांट ग्रुप होता तो रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता था? वहाँ पे रूबिस्को मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता था, ठीक है ना। लेकिन अगर C4 प्लांट की आप बात करेंगे तो रूबिस्को जो है रूबिस्को प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल वाइल पेप्केज इन मेसोफिल सेल।
ये क्या बात है, ये अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट ज़रूरी कह रहे हैं, ज़रूरी स्टेटमेंट लिखा है हमने कि फोटोसिंथेटिकली, अगर आप कह रहे हैं फोटोसिंथेटिकली बात करेंगे तो जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट एज देयर इज़ नो फोटो रेस्पायरेशन, यानी C4 प्लांट ग्रुप फोटो रेस्पायरेशन नहीं करता, फोटो रेस्पायरेशन नहीं करता। तो फोटो रेस्पायरेशन नहीं करने के पीछे लॉजिक क्या है, बिकॉज एट द साइट ऑफ रूबिस्को, अब देखिए ये रूबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, रूबिस्को प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल के अंदर, ठीक है ना। और बंडल शीथ सेल के अंदर ध्यान रखना है ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होता है। एंड मेसोफिल सेल पंप मोर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर C3 साइकिल, ठीक है। ये भी अभी हम थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। आगे फिर लिख रहे हैं कि C4 प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल हैबिट एंड एडाप्टेड देमसेल्फ विथ हाई टेम्परेचर, जो C4 प्लांट है वो हाई टेम्परेचर पे कह रहे हैं कि सर्वाइव कर सकता है, कम पानी में, ठीक है ना, लो वाटर अवेलेबिलिटी है वहाँ भी कह रहे हैं सर्वाइव कर लेगा। इंटेंस लाइट, ठीक है ना, तो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है तो वहाँ पे लाइट तो हमेशा कह रहे हैं कि हाई ही होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे इंटेंस लाइट को भी क्या कर सकते हैं, ये बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये फोटो रेस्पायरेशन नहीं करते हैं, फोटो रेस्पायरेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जो C4 प्लांट ग्रुप है वहाँ पे जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है उसको नाम दिया जाता है फास्फोइनॉल पायरुवेट, उसको क्या नाम देते हैं, फास्फोइनॉल पायरुवेट, जिसके अंदर कितना कार्बन होता है, 3 कार्बन होता है, ठीक है ना। अब देखिए ज़रूरी बात लिख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन इन मेसोफिल साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन इन मेसोफिल साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ पेप्केज एंजाइम, while second carboxylation or final CO2 fixation by C3 cycle occurs in bundle sheath cell, ठीक है ना। तो इसका क्या मीनिंग क्या है वो अब हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री किया, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे करिए बाइकार्बोनेट बना दिया है, तो बाइकार्बोनेट मतलब कैसे बना होगा, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो साइटोप्लाज्म में आया होगा, पानी के साथ कह रहे हैं जुड़ा होगा, क्या बनाया होगा, कार्बोनिक एसिड बनाया होगा, कार्बोनिक एसिड ने अपना H+ रिलीज किया होगा और क्या तैयार किया होगा, बाइकार्बोनेट। तो ये कह रहे हैं कि ये बाइकार्बोनेट, अब ये बाइकार्बोनेट में ध्यान रखना है कितना कार्बन होगा इसके पास, 1 कार्बन होगा, ठीक है ना। फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है उसके पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है ना। ये 3 कार्बन यहाँ का और 1 कार्बन यहाँ का, ये 3 और 1 कितना कार्बन हो जाएगा, पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड तैयार करते जिसको नाम दिया गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्या नाम दिया गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है पेप्केज, ठीक है ना। और ये सेल कौन सी है, ध्यान से देखिए, ये सेल कौन सी है, मेसोफिल सेल, ये सेल कौन सी है, मेसोफिल सेल, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड बना सकता है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना। अब ये मतलब ये जो मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये जो मेसोफिल सेल के अंदर बनते हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ, बंडल शीथ सेल में। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन्हें, बंडल शीथ सेल में। तो बंडल शीथ सेल में देखिए आने के बाद क्या होता है, देखिए बंडल शीथ सेल में आने के बाद मतलब ये कह रहे हैं कि इनके पास कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है कहाँ, बंडल शीथ सेल में, कहाँ, बंडल शीथ सेल में। और ये 4 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है पायरुविक एसिड, इसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन हो गया, बोलिए। अब यहीं पे कह रहे हैं कि बंडल शीथ सेल के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, रूबिस्को,
ठीक है ना। तो ये रुबिस्को जो है वो यहाँ पे, ठीक है, रुबिस्को ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा और यहाँ पे मतलब हमारा जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल के अंदर कौन सी साइकिल चलने लग जाएगी, C3 साइकिल। तो C3 साइकिल के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात करी है, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं जो पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड को हमें फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कराना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि फास्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना। तो उसे रीजनरेट कराना कंपलसरी है। तो किया क्या जाता है कि जो पायरुविक एसिड बंडल शीथ सेल के अंदर बना है उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है कहाँ, मेसोफिल सेल में। और मेसोफिल सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ 2 एडिशनल ATP इसको कन्वर्ट करा दिया जाता है किसमें, फास्फोइनॉल पायरुवेट में, ठीक है ना। तो अगर आप अगर एनर्जी वाइज देखेंगे, एनर्जी वाइज अगर आप बात करेंगे तो हमने क्या बात किया था, देखिए हमने बात किया था कि एक कार्बन को, ठीक है, एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 2 NADPH2 और 3 ATP खर्च होता था, याद करिए, ठीक है ना। तो ई कह रहे हैं कि एक कार्बन का ये एस्टिमेट है। तो अगर कह रहे हैं कि हमें 6 कार्बन, क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाना है, बनाना क्या है, पर्पज़ है हमारा ग्लूकोज बनाना। ग्लूकोज के अंदर कितना कार्बन होगा, 6 कार्बन होगा। तो वहाँ पे हमने बात किया था ना कि आप कह रहे हैं कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, देखिए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या 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 चाहिए, 18 ATP चाहिए, 18 ATP चाहिए और 12 NADPH2 चाहिए, ठीक है। तो इतना तो कह रहे हैं ये C3 साइकिल में जो लग रहा था वो लगना ही है, ठीक है। तो C4 प्लांट के अंदर एडिशनल देखिए 2 ATP, कितना ATP, एडिशनल 2 ATP। तो एक ये कह रहे हैं कि ये पूरा एक साइकिल की बात हो रही है, 2 ATP एक साइकिल में। तो ये साइकिल कितनी बार चलेगा, एक ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल 6 बार ऑपरेट होगा। तो एक बार में अगर 2 एडिशनल ATP लग रहा है तो साइकिल 6 बार ऑपरेट होगी, बताइए, साइकिल 6 बार ऑपरेट होगी। तो एडिशनल कितना ATP लगेगा, एडिशनल ATP का नंबर कितना हो जाएगा, 2 ATP एक साइकिल में, कितना साइकिल, 6 बार। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 12 ATP, कितना आ जाएगी, 12 ATP। तो हमें पता होना चाहिए, देखिए ये 18 12 तो C3 में लगेगा, ठीक है ना। और ये रीजनरेशन में अलग से 12 ATP खर्च होगा। तो C4 प्लांट के अंदर एक ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में, देखिए यहाँ पे डाटा लिख रहे हैं ना, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए देखिए 18 ATP प्लस 12 ATP, तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30 ATP, ठीक है ना, प्लस 12 NADPH2 इतना कह रहे हैं खर्चा होगा, ठीक है ना। मतलब अगर C3 प्लांट होगा तो C3 प्लांट कह रहे हैं कि एक ग्लूकोज को बनाने में 18 ATP और 12 NADPH2 खर्च करता है। और यही अगर कह रहे हैं C4 प्लांट होगा तो वो एक ग्लूकोज को बनाने में कितना, 30 ATP और 12 NADPH2। तो कभी कभी ये आपसे ये डायरेक्ट डाटा पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना, कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना ATP। तो अगर C3 होगा तो 18 ATP और 12 NADPH2। अगर वही C4 प्लांट ग्रुप होगा तो उसमें सवाल देखिए 2 तरीके से पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एडिशनल कितना ATP, तो उसका जवाब हो जाएगा एडिशनल 12 ATP,
एडिशनल कितना ATP, 12 ATP, ठीक है ना। और कुल ATP पूछा जाएगा तो क्या बताना है सर, 18 C3 में और 12 रीजनरेशन में। तो 18-12 कितना हो जाएगा, 30 ATP और 12 NADPH2, ठीक है ना, 12 NADPH2। तो अब यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखिए तो ये जो रूबिस्को है, रूबिस्को एंजाइम है, मतलब C4 जो प्लांट ग्रुप है उसने रूबिस्को एंजाइम को कहाँ भेज दिया है, बंडल शीथ सेल के अंदर। कहाँ भेज दिया है, बंडल शीथ सेल के अंदर। और अगर आपको पता होगा तो बंडल शीथ सेल का जो देखिए यहाँ पे हमने अभी बात किया कि जो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट होता है, देखिए बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लार्जर होता है, ठीक है ना, और इसके पास ग्रेना नहीं होता है। तो अगर इस पॉइंट से अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो जो बंडल शीथ सेल है, बताइए यहाँ पे कैसे सोचेंगे इसको कि बंडल शीथ सेल के अंदर ग्रेना इज एब्सेंट। अब हमें पता है कि ग्रेना में चलता क्या था, लाइट रिएक्शन। बोलिए, ग्रेना में चलता क्या था, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में देखिए, लाइट रिएक्शन में हमें पता है कि सर एसिमिलेटरी पावर बनता था और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता था। बताइए, तो अगर ग्रेना होगा तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन ऑपरेट होगा, तो एसिमिलेटरी पावर बनेगा। बोलिए, एसिमिलेटरी पावर बनेगा और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो यही तो दिक्कत ही है ना, यही समस्या है। क्योंकि अगर रूबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो वो फिर रूबिस्को ऑक्सीजन को जब बाइंड करना शुरू करेगा तो वो फोटो रेस्पायरेशन करने लग जाता था। तो आपको C4 प्लांट के अंदर क्या है, जो हमें कह रहे हैं, मेन पॉइंट जो हमें फोकस करना है कि C4 प्लांट ग्रुप क्या करते हैं, फोटो रेस्पायरेशन नहीं करते हैं। तो फोटो रेस्पायरेशन नहीं करने के पीछे लॉजिक क्या है कि क्योंकि सर जो C4 प्लांट ग्रुप है उसका जो रूबिस्को है वो एक ऐसे सेल के अंदर प्रेजेंट है जहाँ पे ग्रेना नहीं है। बताइए, जहाँ पे ग्रेना नहीं है, तो ग्रेना नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, तो एसिमिलेटरी पावर नहीं बनेगा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन, मतलब ये वो साइट है, ठीक है ना, इसको अगर हम पूरा बात करें तो ये वो साइट है जहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बोलिए, और तो कार्बन कह रहे हैं कि रूबिस्को कह रहे हैं कि एक ऐसे साइट में प्रेजेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जब वो बंडल शीथ सेल के अंदर आया तो उसका जो ऑक्सीजन वाला एक्टिव साइट है वो उसके पास नहीं है। एक्टिव साइट है उसके पास, लेकिन सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा है। एक्टिव साइट है लेकिन सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा ना कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बंडल शीथ सेल है, बंडल शीथ सेल के पास कह रहे हैं ग्रेना नहीं है। तो ग्रेना नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, तो देखिए एसिमिलेटरी पावर नहीं बनेगा और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपको कभी भी ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कर पाएगा, रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही मेन पॉइंट है जो कि C3 को C4 से, मतलब या आप बोलें कि C4 को C3 से अलग करता है, कि जो C4 प्लांट ग्रुप हैं वो फोटो रेस्पायरेशन नहीं परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जबकि C3 प्लांट ग्रुप के अंदर एक ही सेल है जिसे हम लोग मेसोफिल सेल बोल रहे हैं। और उसी मेसोफिल सेल के अंदर, बताइए, हमारा क्या प्रेजेंट है, रूबिस्को प्रेजेंट है,
ठीक है ना। तो रूबिस्को प्रेजेंट है, तो वो रूबिस्को कह रहे हैं कि कभी न कभी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। बोलिए, रूबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। अब रूबिस्को कह रहे हैं कि जब ऑक्सीजन को बाइंड करना शुरू करेगा तो वो, बोलिए, वो फोटो रेस्पायरेशन कर सकते हैं, जबकि C4 प्लांट ग्रुप के अंदर फोटो रेस्पायरेशन का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना। तो आपको इसको इसी तरीके से ध्यान में रखना है कि जो C4 प्लांट ग्रुप हैं उनके अंदर कह रहे हैं कि उनके अंदर दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। एक जिसको हमने ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बोला, दूसरे को हमने ए ग्रैनल, मतलब क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन उसके अंदर ग्रेना नहीं है, तो ग्रेना नहीं होगा। देखिए, ये बंडल शीथ सेल की अगर बात करें हम, तो इसके पास कह रहे हैं ग्रेना नहीं होगा, तो ग्रेना नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लाइट रिएक्शन नहीं करेगा तो एसिमिलेटरी पावर भी नहीं बनाएगा और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा तो रूबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा। बोलिए, रूबिस्को। अब फिर यहाँ पे अगर रूबिस्को ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा तो फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब आपको सवाल ये पैदा होगा कि सर एसिमिलेटरी पावर भी तो नहीं बनेगा। तो ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पे कह रहे हैं कि C4 प्लांट ग्रुप के अंदर, ठीक है ना, C4 प्लांट ग्रुप के अंदर जो एसिमिलेटरी पावर है वो मेसोफिल सेल वाला इस्तेमाल होता है। देखिए, मेसोफिल सेल के पास यहाँ पे ग्रेना है, यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट है, तो ग्रेना है तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा तो एसिमिलेटरी पावर भी बनेगा। और यहाँ पे मतलब मेसोफिल सेल के अंदर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन, ये कह रहे हैं ये जो हमारा मेसोफिल और बंडल शीथ सेल का ये जो, ठीक है ना, ये वॉल है, ये ऑक्सीजन के लिए ये इम्परमिएबल होती है, ऑक्सीजन को नहीं कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट होने देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो एक बात और हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या देखा कि देखिए दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। कितने टाइप का? दो टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। एक मेसोफिल सेल में है, ठीक है, दूसरा बंडल शीथ सेल में, ठीक है ना। तो ये मेसोफिल सेल वाला जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे ग्रेना, क्या ध्यान में रखना, यहाँ पे ग्रेना प्रेजेंट होगा। ग्रेना होगा तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा तो एसिमिलेटरी पावर बनेगा और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो मेसोफिल सेल है, यहाँ पे पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे रूबिस्को एब्सेंट है। रूबिस्को क्या है? एब्सेंट है, ठीक है ना। और अगर आप बंडल शीथ सेल की बात करेंगे तो बंडल शीथ सेल के अंदर देखिए ग्रेना नहीं है, ग्रेना नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो एसिमिलेटरी पावर नहीं बनेगा और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा। अब ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं होगा तो इस कंडीशन में रूबिस्को हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा। अब रूबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा यानी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा। जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा तो C3 साइकिल ऑपरेट होगा। कौन सा साइकिल? C3 साइकिल ऑपरेट होगा। C3 साइकिल में ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? मतलब ध्यान रखना है कि अब एक बात और ज़रूरी है कि चाहे C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो, तो दोनों प्लांट ग्रुप ग्लूकोज बनाते हैं C3 साइकिल के थ्रू, ठीक है ना। दोनों बनाते हैं ग्लूकोज C3 साइकिल के थ्रू, ठीक है। तो अगर C4 होगा तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे C3 साइकिल ऑपरेट होगा
और एडिशनल कह रहे हैं कि एडिशनल 2 ATP, एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग 2 ATP एडिशनल लगता है, ठीक है ना। तो 6 कार्बन के करस्पॉन्डिंग अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 ATP आ जाएगी। तो 12 एडिशनल ATP खर्च होता है C4 प्लांट के केस में, ठीक है ना। तो टोटल ATP की बात करेंगे तो देखिए 18 ATP C3 साइकिल वाला, ठीक है ना, और ये 12 एडिशनल रीजनरेशन में, तो कुल कितना ATP हो गया, 30 ATP। और कितना NADPH2, ठीक है। तो आई होप कि बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे C2 साइकिल के बारे में। थैंक यू सो मच।